इस वीडियो के अंदर मैं सभी के सभी 5 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा और यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5 मार्क के अपने एग्जाम में, वो देखने को मिलेंगे 5 मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 25 मार्क का सवाल है। 25 मार्क आपके इस वीडियो से पक्के हो सकते हैं। क्वेश्चन दिखाऊंगा, साथ में आंसर भी दिखाऊंगा और आंसर को एक्सप्लेन करूंगा कि भाई किस पार्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कैसे आपको बोर्ड में अटैम्प्ट करना है। यहाँ पर मैंने टॉप 12 क्वेश्चन लिए हैं 5 मार्क के, जो कि मोस्टली रिपीट हो रहे हैं, जहाँ से हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एग्जाम में। ठीक है, और ये किससे मैंने लिए, PYQ से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाना है। वीडियो को मिस मत करना, कंप्लीट देख लेना लास्ट तक, बहुत काम की वीडियो है। बाकी मैं आपको कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 3 मार्क के ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है क्वेश्चन आंसर की, जहां पर मैंने टॉप 10 क्वेश्चन 3 मार्क के बताए थे, वो आप कर लेना। ठीक है, बिकॉज वो 3 मार्क के क्वेश्चन भी 5 मार्क की फॉर्म में आ सकते हैं, कंबाइन करके या फिर थोड़े स्टेटमेंट को चेंज करके। वैसे यहाँ पर 5 मार्क के क्वेश्चन भी 3 मार्क की फॉर्म में बन सकते हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो सभी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा, तो यहाँ पर आप आराम से अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, फिर उसका आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है। बाकी देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोल दूं कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो सीरीज मेरी चल रही है, उसको आप देख लेना, बहुत काम की वो सीरीज है। वहाँ पर मैंने सभी के सभी इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन का आंसर, बट आप उस वीडियो को भी देख लोगे ना, उन सीरीज की वीडियोस को, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया और वीडियो को लाइक कर दिया है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, आपको 5 फैक्टर्स बताने हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को। तो वो कौन कौन से 5 फैक्टर्स हैं? तो पहला हमें देखने को मिलता है, वो है एक्सेस टू मार्केट। दूसरा रॉ मटेरियल, ठीक है, एनर्जी का सोर्स होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए, और गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब देखो, एक्सेस टू मार्केट किस लिए भाई? आप सामान बना रहे हो तो आप उसको मार्केट में बेचोगे। तो मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पर, जो यहाँ पर एक तरीके से रेफर्स टू द पीपल फॉर वूम गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो मार्केट यहाँ पर क्या होता है, उन पीपल के लिए होता है, ठीक है, जिनके लिए हम गुड्स बनाते हैं। और मार्केट अफेक्ट करता है इंडस्ट्री की लोकेशन को। और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होगी, हमेशा नियर द मार्केट एरिया पे सेटअप होगी, स्टैब्लिश होगी। और जहाँ पर हमें देखने को मिलता है ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर ही बिग मार्केट देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े मार्केट, एज़ कम्पेयर टू वो एरियाज जहाँ पर कम पॉपुलेशन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम इट एरियाज हैविंग ए पॉपुलेशन, और जहाँ पर हमें मोर परचेजिंग पावर देखने को मिलता है, उस जनता में, उस पॉपुलेशन में जो लोग ज़्यादा परचेज करते हैं, वहाँ पर भी बिग मार्केट हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर है रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई आप सामान बना रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो आप वहाँ पर सामान तो बनाओगे, उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो इंडस्ट्री जो कि यहाँ पर क्या करती है, हैवी, बल्कि, वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। वेट लूजिंग रॉ मटेरियल कौन से होते हैं? वेट लूजिंग रॉ मटेरियल वो मटेरियल होते हैं ना, जिनका एक तरीके से जो वेट है, वो एज अ रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जब वो मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। जैसे कि शुगर केन, तो शुगर केन का रॉ मटेरियल जब वो होता है तो कितना ज़्यादा वेट होता है, लेकिन हम उसके बाद उससे कुछ भी प्रोडक्ट बना लें तो उसका इतना वेट नहीं होता। ठीक है, तो वो हमें देखने को मिलती है, वो सेटअप होती है नियर दी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज। यानी कि इंडस्ट्री वहाँ सेटअप होंगी जहाँ पर आपको आसपास मार्केट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर वो सामान बेच सकें। वहाँ पर आप अपने रॉ मटेरियल को ले सकते हो, जो भी आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, आसपास जहाँ पर आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो इंडस्ट्री पावर पे, एनर्जी पे डिपेंड है, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री या फिर और अदर कोई मेटल इंडस्ट्री है जो कि डिपेंड होती हैं एनर्जी के सोर्स पे, वो भी सेटअप होती है नियर दी सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का एक्सेस होना चाहिए। आपने सामान बना लिया, आप बेचोगे भी ना, ठीक है, आप कम्युनिकेट करोगे अपने कंज्यूमर के साथ। तो इंडस्ट्री जो कि लोकेटेड होती है इन एरियाज दैट हैव एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम वेरियस रीजन्स। तो यहाँ पर ताकि वो रॉ मटेरियल ला सके और मैन्युफैक्चर्ड गुड को ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल हो, टैक्स में रिलैक्सेशन मिल रही हो, सब्सिडी मिल रही हो, जो प्रमोट करे इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इंडस्ट्री के लोकेशन को डिसाइड करने में। तो ये सभी के सभी हमने फैक्टर देख लिए कि भाई मार्केट आसपास होना चाहिए,
ठीक है, मार्केट आसपास हमारा होना चाहिए, रॉ मटेरियल हमें एक तरीके से उसका एक्सेस चाहिए, ठीक है, जहाँ पर रॉ मटेरियल अच्छा खासा मिल रहा हो, एनर्जी का सोर्स हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, ठीक है, कम्युनिकेशन हो, गवर्नमेंट की यहाँ पर एक तरीके से पॉलिसी आप बोल सकते हो वो फेवरेबल हो। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है नेशनल हाईवेज क्या होते हैं, और आपको इनका 4 यूज बताना है, 4 यूजेस ऑफ नेशनल हाईवेज। तो वो मेन रोड जो कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन्हें हम नेशनल हाईवे कहते हैं। और इनका मेन यूज़ क्या है, 4 मैंने बता रखे हैं, आपको भी इस प्रकार से लिखना है एग्जाम में। और जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं ना, आप भी क्या करना, आप अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन के आंसर्स को लिखोगे, तो यहाँ पर जो भी आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना, जो कीवर्ड्स हैं, ताकि एग्जामिनर की नज़र वहाँ पर जाए और वो देखे हाँ भी बच्चे ने अच्छे तरीके से आंसर लिखा है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करना पॉइंट्स में आंसर आप लिखो, ठीक है। चलिए, और वर्ड लिमिट को तो फॉलो करना ही है आपको, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनके मेन यूज़ बता देता हूँ नेशनल हाईवेज़ के, तो यहाँ पर हमें बताना है। तो ये रोड होती हैं, इनको यूज़ किया जाता है इंटर स्टेट और स्ट्रैटेजिक डिफेंस मूवमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान पहुँचाने में या फिर कुछ भी यहाँ पर मूवमेंट करने के लिए, ठीक है, और डिफेंस डिफेंस गुड्स की सप्लाई करने के लिए, डिफेंस मूवमेंट के लिए। और उसके साथ यहाँ पर नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 1.67% टोटल लेंथ का, बट इनको यूज़ किया जाता है, बट ये कैरी करते हैं 40% ऑफ रोड ट्रैफिक, ठीक है, यानी कि हैवीली इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि जो बहुत सारी जो इंडस्ट्री होती हैं वो क्या करती है, यूज़ करती है इन लोकेशन को जहाँ पर नेशनल हाईवे हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, नेशनल हाईवे क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं गुड कनेक्टिविटी फॉर इजी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़ फ्रॉम सोर्स रीजन टू मार्केट एरियाज। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, देखो नेशनल हाईवेज इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो वहाँ पर ही सेटअप होगी जहाँ पर आपको अच्छी रोड मिल रही हो, ताकि वो अपने चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है, रॉ मटेरियल अपनी इंडस्ट्री तक ला सकें और अपनी इंडस्ट्री से मार्केट तक अपना मैन्युफैक्चर्ड गुड बेच सकें। अभी हमने पीछे देखा है एक्सेस टू यहाँ पर रॉ मटेरियल, ठीक है, और एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये होना चाहिए। दस नेशनल हाईवेज इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये कनेक्टिविटी देते हैं ऑफ डिस्टेंट एरियाज विद ईज। उसके बाद ये कनेक्ट करते हैं स्टेट की कैपिटल को, मेजर सिटीज़ को, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, रेलवे जंक्शंस को, इसलिए हम बोल सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो आंसर, उसके बाद पॉज करके वीडियो को पॉज करने के बाद रीड कर लेना वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, ताकि आपको अपने से भी यहाँ पर पता चले कि भाई यहाँ पर क्या क्या हमें लिखना है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है, एक्सप्लेन करना है आपको 5 मेजर बताने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है फॉर द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो यहाँ पर 5 हमें मेजर बताने जो कि इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो कौन कौन से वो हैं, वो यहाँ पर मेजर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर रिगरस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी फर्स्ट और फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट की, ठीक है, कि जो वाटर मैनेजमेंट की जो यहाँ पर पॉलिसी है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप को यहाँ पर ग्रो नहीं करना, उसके बदले हमें प्लांटेशन क्रॉप्स को ग्रो करना है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट, ठीक है। और रिड्यूस करने के लिए कि भाई जो लॉस है वाटर का उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लिए गए हैं, जैसे कि CAD कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग, वॉरबंदी, ठीक है, वॉराबंदी सिस्टम, जहाँ पर क्या करते हैं वॉराबंदी सिस्टम के अंदर जो कैनाल वाटर है उसको क्या करते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर वॉराबंदी हमारा सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर क्या किया गया कि जो एरियाज़ हैं उनको रिक्लेम किया गया जो कि अफेक्टेड है वाटर लॉगिंग से और सॉइल सैलिनिटी से, और प्रमोट किया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेजाइल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट थोड़ा वैसा टाइप का है, फ्रेजाइल है, प्रॉब्लम जिसके अंदर है, ठीक है। स्पेशली इन स्टेज 2 कमांड एरिया, किसके थ्रू हमने किया है ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने किसके थ्रू करी है, फॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट, प्लांटेशन, पेस्टर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। और यहाँ पर प्रमोट किया सोशल सस्टेनेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग फिश फाइनेंशियल,
यानी कि फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करी है लैंड कल्टीवेशन के लिए। यानी कि जो आपका इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया है वहाँ पर हमने कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया है, आपको उसके 5 मेजर बताने हैं कैसे किया है। तो हमने ये तरीके यूज़ करे हैं, 5 तरीके, 5-6 तरीके, इसके थ्रू हमने वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किया है। तो इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना है। एक और यहाँ पर पॉइंट है इससे रिलेटेड, वो ये है कि भाई देखो, हमें ऐसा नहीं करना कि खाली हम डेवलपमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का, एक ही चीज़ पे डिपेंड है। हमें क्या करना है, अदर सेक्टर जो इकोनॉमी की, उनको भी वहाँ पर लेकर आना है। यानी कि हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है इकोनॉमिक बेस का, और इस्टेब्लिशमेंट करना है फंक्शनल लिंकेज बिटवीन बेसिक विलेज, एग्रो सर्विस सेंटर एंड मार्केट सेंटर। यानी कि आपको खाली एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड नहीं होना है, बल्कि और भी चीज़ें करनी है, ताकि यहाँ पर चीज़ें एक बढ़िया तरीके से चलें, एक ही चीज़ पे हम डिपेंड ना रहें। और हमें लिंक करना है यहाँ पर बेसिक विलेजेस को, मतलब स्टैब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल लिंकेज, लिंक करना है बेसिक विलेजेस, एग्रो सर्विस सेंटर को और मार्केट एरियाज को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको बताना है डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है ऑफ पॉपुलेशन, और 4 जोग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड विद सूटेबल एग्जाम्पल, सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, रेशियो होता है किसके बीच में, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल लैंड एरिया। ठीक है। और एक तरीके से हम जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, एक इंपॉर्टेंट मेजर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। और आपकी बुक में दे रखा है कई सारे फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को, आई मीन यहाँ पर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपकी बुक में कई सारे दे रखे हैं, जोग्राफिकल फैक्टर हैं, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और यहाँ पर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 जोग्राफिकल आपको बताने हैं। तो 4 जोग्राफिकल में आता है, पहले वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। पानी कितना इंपॉर्टेंट है, कई सारी चीज़ों के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं, आपको ये लिखना होगा। प्लेन एरिया यानी कि लैंडफॉर्म भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है। क्योंकि देखो प्लेन एरियाज में ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ वैसे एरिया में जहाँ पर एक तरीके से हिली एरिया हो, माउंटेन वाला एरिया हो। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्लेन एरिया में अच्छी खासी यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाता है। ठीक है। इंडस्ट्री होती है तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन जैसी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। लेकिन ये नहीं मिल पाता हमें माउंटेनियस और हिली एरियाज़ में। क्लाइमेट भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है। क्लाइमेट कैसे, वो एरिया जहाँ पर हमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा हीट है, कोल्ड है, ड्राइनेस है, वेटनेस है, वहाँ पर लोग कम देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वो एरिया जहाँ पर प्लीजेंट क्लाइमेट है। फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन रीजन, ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर हमें स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत प्लीजेंट है। ठीक है। तो ये भी इम्पैक्ट करेगा, क्लाइमेट भी। सॉइल भी इम्पैक्ट करती है, जोग्राफिकल फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट करती है यहाँ पर पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को। जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी वहाँ पर लोग देखने को मिलेंगे, सो फर्टाइल सॉइल सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को। तो यहाँ पर जो हाई डिग्री का पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है साउथ ईस्ट एशिया में, वो किसकी वजह से है, वहाँ की सॉइल फर्टाइल है इसकी वजह से है। और बहुत सारी हमें मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की फर्टाइल सॉइल हमें देखने को मिलती है रिवर वैली ऑफ गंगा में, इंडस में, हुआंग हो रिवर जो कि चाइना में है, मिसिसिपी जो रिवर है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 1 मार्क इसके लिए आपको मिल जाएगा, 4 मार्क इसके मिल जाएंगे। सो 1 + 4 हमारा 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो 4 आपको जोग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है। कि वाटर अवेलेबल होना चाहिए, प्लेन एरिया, क्लाइमेट इम्पैक्ट करेगा, सॉइल। ठीक है। बाकी जो आपके और भी फैक्टर्स हैं, मैंने रिवीजन वाली वीडियो में या फिर इंपॉर्टेंट सीरीज वाली जो वीडियो है उसमें मैंने कवर किया है, उस चैप्टर को आप सर्च करके देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन के चांसेस है कि भाई वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे यहाँ पर जोग्राफिकल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर से है, डेमोग्राफिक साइकिल क्या है। 3 स्टेजेस आपको बताने हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के। तो डेमोग्राफिक साइकिल देखो हमें देखने को मिलता है इसमें कि इसमें जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती है जब यहाँ पर एक तरीके से हाई बर्थ और हाई डेथ से लो बर्थ और लो डेथ में, जब यहाँ पर सोसाइटी प्रोग्रेस करती है रूरल, एग्रेरियन, इलिटरेट से अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। यानी कि डेमोग्राफिक साइकिल क्या करता है, हमें बताता है कि भाई किस प्रकार से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, हाई बर्थ से हाई डेथ रेट से कैसे चेंज हो रही है टू लो डेथ एंड लो बर्थ, किसकी वजह से, जब सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। यानी कि सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी रूरल, एग्रेरियन, इलिटरेट सोसाइटी से प्रोग्रेस करेगी टू अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी, तब हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये 3 स्टेज में होता है, डायग्राम भी आपको बताना है यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर रखा है।
तो देखो, इसको मैंने अपनी उस वाली वीडियो में कवर किया है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो वीडियो आप जाके देख लो। ये पूरा टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बाकी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है, पहला स्टेज देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो मैं आपको दूँगा अभी, कौन-कौन सी कंट्री किस यहाँ पर स्टेज में आती हैं। बट उससे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले स्टेज में क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही, हेल्थ फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, ठीक है? दूसरे स्टेज में क्या होगा, बर्थ रेट भी डिक्लाइन होगा, डेथ रेट भी होगा, लेकिन डेथ रेट एक ज़्यादा अच्छे लेवल पे डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिलेगा। बर्थ रेट इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर नीचे, मतलब देखो, कम दोनों ही होंगे, लेकिन यहाँ पर डेथ रेट तेजी से कम होगा, बर्थ रेट यहाँ पर थोड़ा स्लो स्लो कम होगा। लेकिन थर्ड स्टेज तक आते आते दोनों के दोनों कम हो जाएंगे और ग्रो करेंगे कांस्टेंट लेवल पे। यानी कि बर्थ रेट, डेथ रेट पहले वाले पे बढ़ रहे हैं, दूसरे में क्या हो रहे हैं, दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं, लेकिन बर्थ रेट थोड़े कम स्पीड से डिक्लाइन हो रहा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट। और उसके बाद थर्ड स्टेज में तीनों की तीनों यहाँ पर दोनों के दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं और स्टेबल हो जाते हैं। पॉपुलेशन कम ग्रो हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्यों ये डिक्लाइन हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें चेंज आ रही हैं। किसमें चेंज आ रहा है? यहाँ पर एक तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहा है सैनिटेशन में, हेल्थ कंडीशन में, ठीक है? और यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसमें भी हम बोल सकते हैं फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन क्या कर रही है, एक तरीके से जो यहाँ पर अर्बनाइज्ड हो रही है, लिटरेट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ रहा है, उनको पता चल रहा है, तरीके पता चल रहे हैं कैसे हम फैमिली के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको जो मैंने आपको समझाया तीनों स्टेज को, आपको डायग्राम के थ्रू भी वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ आपको इस तरीके से पॉइंट बना के तीनों स्टेज के बारे में लिख देना जो मैंने आपको समझाया, कि किसमें क्या बढ़ रहा है और उसके बढ़ने घटने का क्या रीज़न है, ठीक है? पॉज़ करके, वैसे आप इसको पॉज़ करके रीड कर लो वीडियो को, इस यहाँ पर टॉपिक को समझ लो। और जो ये डायग्राम बना के नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ मार्क्स कट जाएँगे। प्लीज़, प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं करना। ये हमारा टाइम है इधर। यहाँ पर ये क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड क्रूड डेथ रेट है यहाँ पर। और यहाँ पर ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, ठीक है? यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स का। यहाँ पर पेरू, श्रीलंका, केन्या जैसी कंट्रीज़ आती हैं। कनाडा, जापान, यूएसए जैसी कंट्री थर्ड स्टेज में आती है, जो कि डेवलप्ड है, ठीक है? और इस वाले में हमें देखने को मिल जाएगा डेवलपिंग कंट्री आती हैं, जो कि डेवलप कर रही हैं। यहाँ पर अंडर डेवलप कंट्री आती है इस वाले एरिया में, जहाँ पर अभी भी इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, लिटरेसी नहीं है। तो डायग्राम बना के आना है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, आपको इसके 4 पिलर बताने हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर एक तरीके से लोग डेवलप कर रहे हो, उनकी चॉइस बढ़ रही हो, उनकी लाइफ इंप्रूव हो रही हो। 4 हमें इसके पिलर देखने को मिलते हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। चारों को डिस्कस कर लेते हैं। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है? और उसमें हम कोई भेदभाव भी नहीं कर रहे हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करने में। किसके ग्राउंड में? ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, रेस, इनकम, कास्ट। और एक तरीके से क्वालिटी लाइफ जब भी पॉसिबल होगी जब हर किसी को इक्वल रिसोर्सेज दिए जाएंगे। और ये रिसोर्स कंटिन्यू भी रहने चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए इनके बीच में। यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी हमें रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा काम है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। एक नेशन क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है अपने प्रोडक्टिव लेबर पे। कैसे? उनको एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। हेल्दी और एजुकेटेड लोग एक तरीके से अपने काम को प्रोडक्टिव बना पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, एज कम्पेयर टू अनहेल्दी एंड इलिटरेट पर्सन। एम्पावरमेंट भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, क्योंकि ये क्या करता है, इसकी वजह से एक तरीके से इसका मीनिंग ये है कि भाई लोगों को चॉइसेस प्रोवाइड करना, उनको फ्रीडम और कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो ताकि वो अपने खुद की चॉइस ले सकें, ठीक है? फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज़ एनहांस कर सकती हैं उनकी एक तरीके से पावर एंड कैपेसिटी टू मेक चॉइसेस। और गवर्नमेंट क्या करे, एक तरीके से एनहांस कर सकती है एम्पावरमेंट। कैसे? अच्छी गवर्नेंस करके, अच्छे से शासन करके, ठीक है? और ऐसी पॉलिसी बना के जो कि पीपल ओरिएंटेड हो, जिनसे लोगों को फ़ायदा मिल रहा हो, वो पॉलिसीज़ बना के। तो चारों के चारों यहाँ पर हमें लिखना है पॉइंट्स को। इक्विटी हमारा, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ठीक है? और ये जो हाईलाइट मैंने कर रखे हैं ये कीवर्ड्स हैं, इनको माइंड में रख लेना। इनके थ्रू आप आराम से पढ़ सकते हो और इनको अंडरलाइन करके आना एग्जाम में, ठीक है? और अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आए, घबराना नहीं है, समझना कीवर्ड, समझना क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, उसके बाद आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोलता है 5 मेन आपको प्रॉब्लम बतानी है, मेजर प्रॉब्लम बतानी है
इंडियन एग्रीकल्चर की। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको किसी दो का बोल देंगे कि बता दो हमको कि भाई डिपेंडेंस ऑफ इराटिक मानसून, और यहाँ पर ये भी आ सकता है ये वाला कॉन्स्टेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स एंड इंडेप्टनेस। ये कैसे दोनों बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की। तो 5 मेजर भी पूछ सकते हैं कंबाइन करके, या फिर आपसे यहाँ पर ऐसा भी बन सकता है कि एक तरीके से आपसे कंबाइन करके पूछ लें, या फिर दो का पूछ सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो देखो, डिपेंडेंस ऑन इराटिक मानसून, इराटिक का मतलब वो चीज़ जो कि एक तरीके से अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है। तो उस पर डिपेंड है मानसून पे। तो कई सारे यहाँ पर हम देखते हैं आज भी किसान जो बहुत सारे एक तरीके से मानसून पे डिपेंड है, रेन पे डिपेंड है इरिगेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मीन्स ऑफ इरिगेशन है वो डेवलप हुए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन तब भी एक तरीके से जो इरिगेटेड जो कल्टीवेटेड एरिया है इरिगेशन के अंडर, वो 33% है, यानी कि 33% पे ही इरिगेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो बच गए हैं वहाँ पर अभी भी एक तरीके से मानसून पे डिपेंड है। बाकी का जो परसेंट एरिया है कल्टीवेटेड एरिया, लो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि पर हेक्टेयर और पर पर्सन प्रोडक्शन काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? काफ़ी सारी कल्टीवेशन रेन फेड है, यानी कि रेन पे डिपेंड है, ठीक है। और ये जो लो ईल्ड देखने को मिलती है वो उन्हीं एरियाज़ की देखने को मिलती है जो कि रेन पे डिपेंड है, रेन रेन पे डिपेंड है इरिगेशन के लिए। और एक तरीके से ये जो हमारा जो इरिगेटेड एरियाज़ का जो अगर ईल्ड है, ईल्ड का मतलब कितनी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, वो इंटरनेशनल लेवल से भी बहुत कम है। उसके बाद यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इंडेप्टनेस है, यानी कि कर्ज में डूबे हुए हैं फार्मर्स, ठीक है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते हाईली एक्सपेंसिव इनपुट्स, ट्रैक्टर, थ्रैशर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड टूल्स, इन सभी को वो एक तरीके से टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसा नहीं है, कोई अच्छा सोर्स भी नहीं है लोन उठाने का, ठीक है। यहाँ पर कर्जे में डूबे हुए हैं फार्मर्स बाय वेरियस ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस एंड मनी लैंडर्स, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली। बाकी 2 प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इनको एम्प्लॉयमेंट भी पूरे साल भर प्रोवाइड नहीं होती है, इनकी कोई इनकम नहीं होती ड्यूरिंग दी प्लोइंग फील्ड टू हार्वेस्टिंग क्रॉप। तो जब ये प्लो कर रहे होते हैं फील्ड को टू हार्वेस्टिंग क्रॉप, इनकी कोई भी इनकम उस टाइम पे नहीं होती है। और एग्रीकल्चर साल भर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड नहीं करता। आपने सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा होगा, आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हमें इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करें फार्मर्स को इन सीज़न में, यानी कि वो अगर जब उनको एग्रीकल्चर नहीं, मतलब एग्रीकल्चर के टाइम पे अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से, तो वो और भी एक्टिविटीज़ को कर सके, अपना पेट भर सके, अपने परिवार को पाल सकें, ठीक है। डिग्रेडेशन हो रहा है कल्टीवेबल लैंड का, इसका मतलब कि हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंटेंसिव यूज़ कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र का, इरीगेशन का, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो ये 5 मेन प्रॉब्लम है कि भाई मानसून पे डिपेंड है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, पर हेक्टेयर एंड पर पर्सन प्रोडक्शन बहुत कम है। यहाँ पर एक तरीके से पैसा नहीं है उनके पास, कर्ज में डूबे हुए हैं फार्मर्स, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड ढंग से नहीं करी जा रही है, साल भर वो एम्प्लॉय नहीं है, कुछ टाइम है उनके पास जहाँ पर वो एम्प्लॉय रहते हैं खाली। तो और उसके साथ यहाँ पर नेक्स्ट है ये कि भाई जो कल्टीवेबल जो लैंड है वो डिग्रेड होता जा रहा है कई सारे रीजंस की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको एक्सप्लेन करना है 3 फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और आपको यहाँ पर 2 लेजिस्लेटिव मेजर बताने हैं फॉर कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। तो आपको 3 फैक्टर बताने हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि भाई जो वाटर रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होता जा रहा है, और 2 लेजिस्लेटिव मेजर बताने हैं जिससे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिनके थ्रू वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो देखो, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो पानी की जो खपत है वो बढ़ रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पर क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज कर दिया जाता है वाटर रिसोर्सेज में। ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, यहाँ पर इरीगेशन कर रहे हैं फार्मर्स, इरीगेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा बल्क में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। और एक और रीज़न ओवर यूटिलाइजेशन का वो है कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही सब दे रखा है, एक बार पॉज करके रीड कर लो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वही यहाँ पर एक तरीके से दे रखा है, आप एक बार अपनी तरफ से रीड कर लो, चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे आपको लिखना है। बाकी देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके माइंड में क्लैरिटी बन रही है। अब देखो, वो क्लैरिटी को बस अपने माइंड में रखो और आपको चीज़ें समझ में आ गई, बस उसी को अब आपको क्या करना है, कॉपी में उतार के आ जाना है अपने वर्ड्स में। इतना तो आप छोटी मोटी थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बना लेते होगे ना, बस इतना बहुत है, ठीक है। यही आपको चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेप लिए हैं
रिवर और वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए, लेकिन एक तरीके से प्रॉपर तरीके से इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इफेक्टिव नहीं है। तो दो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। इन दोनों को लिया गया लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसकी वजह से हम इनको अनसक्सेसफुल बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक तरीके से 251 पोल्यूटिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश हो जाती हैं रिवर और लेक्स में, ठीक है। और जो वाटर सैस एक्ट है 1977 का, वो भी इनइफेक्टिव देखने को मिलता है। और मेन रीज़न ये है कि भाई ये किस तरीके से काम नहीं कर पाए, इनको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया गया या फिर ये अनसक्सेसफुल हो गए क्योंकि यहाँ पर ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाए थे लोगों के बीच में वाटर कंजर्वेशन को लेके। और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो लोग उस पर स्टेप नहीं लेंगे। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें हमने देख लिया 3 फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर का यहाँ पर जो डिप्लीशन हो रहा है, और 2 लेजिस्लेटिव मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन करना है कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपका जो चैप्टर है ना, लास्ट वाला चैप्टर, ठीक है, ये आपकी जो बुक है इंडियन ज्योग्राफी का जो लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें जो भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो गारंटी है 5 मार्क का आ सकता है उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, या फिर 3 मार्क का, ठीक है। उसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दे रखा है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल दे रखा है, स्लम की प्रॉब्लम दे रखी है, लैंड डिग्रेडेशन दे रखा है। उन सभी टॉपिक्स को कर लेना, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? एडिशन होता है कॉन्टामिनेशन लाइक डस्ट, फ्यूम, गैस, फॉग, ओडोर, स्मोक, किसमें? एयर में, एक सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन में। मेन कारण क्या है कि भाई देखो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं हमारे एयर में। और इंडस्ट्री फॉसिल फ्यूल पे काफ़ी डिपेंड होती हैं। व्हीकल के बारे में आप बता सकते हो। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको आप न्यूज़ में रोज़ पढ़ते हो, ठीक है, न्यूज़ में रोज़ सुनते हो, आसपास देखते हो। क्या कारण है भाई यहाँ पर एयर पोल्यूशन हो रहा है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर आप स्टबल बर्निंग के बारे में बता सकते हो कि भाई स्टबल बर्निंग किस तरीके से पोल्यूशन क्रिएट करती है, ठीक है। अमोनिया जो कि एक वन ऑफ द कॉमन बाय प्रोडक्ट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का, ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है अगर इसको हम इनहेल कर लें तो। और माइनिंग ऑपरेशन, माइनिंग करते दौरान मैंने आपको बताया था, जब मैं माइनिंग वाला बता रहा था आपको टॉपिक, जो हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लास्ट में, तो वहाँ पर कई सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हमारे एक तरीके से बहुत बेकार होती है, हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। मेन कॉन्सिक्वेंसेस अब क्या होगा? कई सारी डिजीज होंगी, स्मोकी लेयर बन जाएगी, ठीक है, एसिड रेन, एयर पोल्यूशन से एसिड रेन होगा, ठीक है। और उसके साथ ये हार्मफुल है हमारे फ्लोरा और फाउना के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। तो आप इसके बारे में खुद से लिख सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। मेन कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लो एक बार, और ये क्या कारण है एयर पोल्यूशन के। उसके बाद यहाँ पर 10th नंबर का क्वेश्चन है कि अर्बन वेस्ट डिस्पोजल एक सीरियस प्रॉब्लम कैसे है इंडिया के लिए, एक्सप्लेन करने हैं 3 रीज़न। तो देखो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि भाई मिसमैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉलिड सॉलिड वेस्ट हैव नाउ बिकम ए मेजर प्रॉब्लम इंडिया में, ठीक है। और ये जो मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट है उसको कलेक्ट नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से। 90% सॉलिड वेस्ट यहाँ पर कलेक्ट होता है और डिस्पोज होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे कि मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी जो सिटीज़ हैं, बट इन सिटीज़ में यहाँ पर हम बोलें कि इन मोस्ट सिटीज़ ऑफ द कंट्री 30 to 50% ऐसा वेस्ट है जिसको कलेक्ट ही नहीं किया जा रहा, ठीक है। वो ऐसे का ऐसा पड़ा ही हुआ है जिसकी वजह से सीरियस हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखो कई सारी बीमारियां होंगी, कीड़े मकोड़े वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, वो उस पर क्या करेंगे, वहाँ पर उसकी वजह से आएंगे, जिससे कई सारी बीमारियां होंगी, टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया, कोलेरा, अदर डिजीज़ होंगी, ठीक है। इससे क्या होगा? एक तरीके से ये विंड की वजह से और रेन वाटर की वजह से यहाँ पर उसमें मिल जाएगा, ठीक है, सॉलिड वेस्ट में मिल जाएगा ये, तो उससे बदबू क्रिएट होगी, डिस्कम्फर्ट आएगा लोगों को, डिस्कम्फर्ट। यानी कि आप खुद ही सोचो यार, आपके घर के आसपास कूड़ा पड़ा है, अच्छा लगेगा आपको? ठीक है, तो वही आप एक बार सोच के देखो और अपने अपने आप को वहाँ पर रख के देखो कि मैं उस जगह पे हूँ, ठीक है, और आसपास सॉलिड वेस्ट है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा? आप आराम से, पॉइंट नहीं बन रहा ना, तभी आप बना लोगे। उसके साथ यहाँ पर एक तरीके से इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट क्या करता है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि इसको डंप कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, ठीक है। ड्रेन कैरिंग अनट्रीटेड सीवेज ऑल्सो रिजल्ट इन वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट करना है नॉमेडिक हर्डिंग में और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में। 5 पॉइंट बताने डिस्टिंक्शन के। तो देखो नॉमेडिक हर्डिंग एक प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है जहाँ पर हर्डर्स क्या करते हैं, प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं अपने लाइफ स्टॉक के साथ। यहाँ पर क्या होता है,
परमानेंट रेंचेस पे यहाँ पर किया जाता है। इसको इसके अंदर एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव नहीं करते हर्डर्स। उसके बाद यहाँ पर कई वैरायटी के एनिमल्स को रियर किया जाता है। यहाँ पर खाली एक ही टाइप का जो एनिमल है उसको उसकी रियरिंग होती है। यहाँ पर नोमैड्स हैवीली डिपेंड होते हैं अपने एनिमल पे, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, टूल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको मार्केट में बेचते हैं। यानी कि ये कमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है। ये देखो, ये सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है, अपनी एक तरीके से जीवन चलाने के लिए हो रहा है खाली। लेकिन ये कमर्शियल पर्पस के लिए, ये प्रॉफिट के लिए हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, कई सारे जो प्रोडक्ट हैं, मीट, वुल, हाइट, स्किन, इनसे वो सामान वगैरह बनाते हैं। ठीक है। इनको वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। नोमैडिक हर्डिंग जो है वो की जाती है ओपन पैस्चर में, ओवर वास्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में और वर्टिकल एलिवेशंस में, हिली एरियाज में, माउंटेन, ठीक है, एरियाज में, पुरानी टेक्निक को यूज़ करके। लेकिन ये क्या करते हैं, परमानेंट रेंचेस में करते हैं और लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। यानी कि ये लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिस होती है। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका, एसेटिक डेजर्ट, माउंटेनियस रीजन्स हो गए, तिब्बत के आर्टिक, सब आर्टिक एरियाज। कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कल्चर, और ये हमें प्रैक्टिस होती हुई देखने को मिलती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज जहाँ पर ये प्रैक्टिस होती है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 पॉइंट जो है हमने डिफरेंस के देख लिए दोनों के बीच में। कल को क्वेश्चन बन जाता है तो लिख देना। अगर यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, 5 यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स बताओ नोमैडिक हर्डिंग की, तो आप इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन कर देना, इन्हीं पॉइंट्स को, आंसर आपका सही होगा। या फिर कमर्शियल का भी आता है तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, टूरिज्म क्या होता है, और 4 आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन बतानी है वर्ल्ड में। तो टूरिज्म वो एक्टिविटी होती है जो कि रिक्रिएशन होती है, मतलब कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए करी जाती है, बिजनेस के लिए ये नहीं होती। टूरिज्म डेवलप हमें देखने को मिलती है उन एरियाज में जहाँ पर सूटेबल क्लाइमेट है, अच्छी यहाँ पर पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप है। ठीक है। और या फिर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट रिलीजियस कल्चरल सेंटर है, या फिर सेंटर है हिस्ट्री का, आर्ट का, तो वहाँ पर ही टूरिज्म डेवलप होता है। यानी कि वो प्लेस को लोग ज़्यादा विजिट करना चाहेंगे जो कि फेमस है अपने किसी भी वजह से। अब यहाँ पर 4 आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन बतानी है वर्ल्ड के अंदर। तो देखो, आप इस वाले पार्ट को इस तरीके से भी लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक में जिस तरीके से दे रखा है वो भी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। आप इस तरीके से जो बुक में दे रखा है ऐसे भी लिख सकते हो। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक तरीके से इस वाले को मैं आपको इस वाले पार्ट को समझा देता हूँ, ये वाला आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। क्लाइमेट एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई लोग क्या करते हैं, कई सारे जो यहाँ पर कोल्ड रीजन है वहाँ जाना चाहते हैं। जो लोग यहाँ पर कोल्ड रीजन में रहते हैं वो वार्म रीजन में जाना चाहते हैं। ठीक है। मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर लोग काफ़ी जो है जाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में दे रखा है कि भाई जो मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन एक्सपेक्ट करते हैं कि वार्म सनी वेदर हो फॉर बीच हॉलीडेज। वन ऑफ द मेन रीज़न है कि भाई टूरिज्म बढ़ता जा रहा है सदर्न यूरोप में, मेडिटेरेनियन लैंड में। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफर करता है ऑलमोस्ट यहाँ पर कंसिस्टेंटली हाइयर टेम्परेचर दैन इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, लॉन्ग आवर ऑफ सनशाइन मिलती है, लो रेनफॉल, इसकी वजह से काफ़ी फेमस है टूरिज्म के लिए। ठीक है। बाकी आपको एग्जाम्पल चाहिए तो यहाँ पर दे रखा है, कई सारी कंट्री हैं जैसे कि गोवा, मॉलडीव्स, जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं ड्यू टू क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है। लैंडस्केप, वहाँ पर माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं। ठीक है। और यहाँ पर कई सारे यहाँ पर सी कोट्स हैं। ठीक है, सी कोस्ट है। तो इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो कि भाई देखो, किस तरीके से लोग यहाँ पर जो हिमालयन रीजन है वहाँ विजिट करते हैं, एल्प्स जो माउंटेन रेंज है यूरोप में, वहाँ जाना पसंद करते हैं। ठीक है। मतलब इस वाले पार्ट में इस मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को 2 फॉर्म में आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से जो बुक में दे रखा है, और इस वाले में एग्जाम्पल दे रखे हैं। मेरी मानो तो देखो ऐसे लिखो जो बुक में दे रखा है इस तरीके से लिखो। बाकी ये जो प्रीवियस स्लाइड है ना, इसमें से आप एग्जाम्पल कॉपी कर सकते हो, तो एग्जाम्पल यहाँ से ले लो, बाकी आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हो। हिस्ट्री एंड आर्ट भी एक तरीके से फैक्टर है, जैसे कि लोग विजिट करना चाहते हैं आर्कोलॉजिकल साइट्स को। ठीक है। कैसल्स, पैलेसेस, चर्चेज, या कोई एक तरीके से हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ है जहाँ पर कोई बैटल हुआ हो वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। कल्चर एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब वो चीप होना चाहिए। ठीक है, ताकि लोगों के बजट में हो। कल्चर मतलब किसी कल्चरल चीज़ों से रिलेटेड है, इथनिक एंड लोकल कस्टम से लिंक है लोगों के, कोई टेम्पल हो गया। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मक्का, वाराणसी, जयपुर, जेरूसलम, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजन, यहाँ पर लोग विजिट करना पसंद करते हैं। ठीक है।
और बाकी हिस्ट्री वाले में आप क्या एग्जाम्पल लिखोगे, म्यूजियम है फ्रांस में, लंदन में लोग जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर आप हिस्ट्री वाले सेक्शन में ये भी लिख सकते हो कि लोग विजिट करना पसंद करते हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी जो ये हड़प्पन साइट्स हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। 5 मार्क के सभी यहाँ पर ये क्वेश्चंस थे। इनके आंसर्स को मैंने आपको बता दिया। 12 ये टॉप क्वेश्चन है जहाँ से हमें क्वेश्चन बनता हुआ देखने को मिलेगा। सभी के सभी क्वेश्चन को आराम से एग्जाम में पढ़ के जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सारी की सारी वीडियोस काम की ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, देख लो जाके, सिलेबस आराम से कंप्लीट कर पाओगे। चलिए फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।